नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। ये कॉमिक्स है बाकीलाल मुकद्दर का धनी। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ है। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के महल में बाकीलाल के दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे। महल में उसके खाने पीने में कोई कमी नहीं थी। एक दिन बाकीलाल दरबार में बैठा हुआ था, तभी दुहाई है महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। ओ, अरे ये तो नगर से सुदर्शन पाल है, लेकिन ये इस तरह फटेहाल क्यों है? फरियादी, तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। महाराज, मेरी वर्षों की गाढ़ी कमाई को चोर चुरा कर ले गए, मैं बर्बाद हो गया। क्या हमारे राज्य में चोरी? महामंत्री धर्म सिंह, आप स्वयं जल्दी से जल्दी इस चोरी का और चोर का पता लगवाएं। सेठ जी का चोरी गया धन इन्हें हर हाल में वापस मिलना चाहिए। जी महाराज, लेकिन महामंत्री धर्म सिंह इससे पहले कि उस चोरी का पता लगा पाते, दूसरे ही दिन दरबार में एक नगर का एक और मशहूर सेठ चक्रधर फटियाल पहुंचा। और क्या तो तुम्हारे यहाँ भी सेंध लगा गई? तो तुम्हारे यहाँ भी सेंध लग गई? जी महाराज, मैं तो इस चोरी के कारण दाने दाने का मोहताज हो गया हूँ। मेरा कारोबार लेन देन का था, इसलिए मैं बाजार का इतना कर्जदार हो गया हूँ कि अब मेरे सामने आत्महत्या कर लेने के सिवाय और कोई रास्ता भी नहीं। सुबुक सुबुक। निराश ना हो सेठ चक्रधर, हम शीघ्र ही न केवल चोरों का पता लगवा लेंगे बल्कि जल्द ही आपको आपकी चोरी गया धन भी वापस दिलवा देंगे। और हाँ, तब तक आपके सारे खर्चे राज्य की ओर से पूरे किए जाएंगे। इस तरह चक्रधर को आश्वासन देकर विदा किया गया, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी नगर में हुई चोरों की वारदातों का कोई सुराग नहीं लग सका। उफ, अब मैं किस तरह महाराज को अपनी असफलता की कहानी सुनाऊं, जबकि चोर पूरी तरह सक्रिय थे। संपत, जल्दी जल्दी सेठ की सारी संपत्ति बटोरो और निकल चलो यहाँ से। हाँ चंपत राम, हमारे यहाँ से जल्दी ही चंपत हो लेने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि इस समय राज्य की सेना सिर्फ हमारी ही तलाश में है। हे। इसी कारण स्वयं राजा, मंत्रीगण व राज्य के सारे सैनिक अधिकारी हैरान व परेशान थे। महामंत्री जी, ये सब क्या हो रहा है? अगर आप नगर में हो रही चोरियों को रोकने व चोरों को गिरफ्तार करने का कोई उपाय क्यों नहीं करते? महाराज, मुझे खेद है, मैं लाख यत्न करने के बाद भी नगर के मामूली चोरों को नहीं पकड़ सका। इसी कारण मैं हैरान व परेशान हूँ। लेकिन मैं और शायद आप भी इसी हैरानी और परेशानी के कारण बाकीलाल जी जैसे विलक्षण बुद्धि वाले व्यक्ति को भूल गए हैं। वार्तालाप में अपना नाम आते ही बाकीलाल मन ही मन चौंक गया। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो महामंत्री धर्म सिंह? महाराज, नगर में हो रही चोरियों और चालाक चोरों के विषय में यदि कोई सुराग लगा सकता है तो वो है बाकीलाल जी। उफ, ये महामंत्री का बच्चा पता नहीं मेरे खिलाफ कौन सा षड्यंत्र रचने जा रहा है। ओह, वाकई हम बाकीलाल जी जैसे दूरदर्शी, बुद्धिमान एवं बहादुर हस्ती के अपने पास होते हुए भी व्यर्थ ही चिंतित हो रहे थे। ओह, तो बाकीलाल, हम नगर में हो रही चोरियों और चोरों को पता लगाने की पूरी जिम्मेदारी आप पर डालते हैं। जी हाँ महाराज, क्यों नहीं। कम वक्त कैसे सुख और चैन के दिन कट रहे थे, पर बुरा हो इस बूढ़े महामंत्री का। लगता है इसे मेरा सुख चैन अच्छा नहीं लगता। देख लूंगा कभी इस बूढ़े को भी। जबकि बाकीलाल के मन में उठ रहे विचारों से अनभिज्ञ राजा उससे कह रहा था, हमें आपके इसी उत्तर की उम्मीद थी बाकीलाल जी। महामंत्री जी, उन चोरों की खोज कार्य में जो भी धन या सुविधा की आवश्यकता हो वह बाकीलाल जी को खजाने से दी जाए। जी महाराज। इस तरह बाकीलाल नगर के चोरों की खोज में निकल पड़ा। ओह, उल्लू राजा, भला ये भी कोई बात है? जिन चोरों को पूरे राज्य की सेना ना पकड़ सकी उन्हें मैं अकेला कैसे पकड़ सकता हूँ? राजा समझता है कि मेरे पास अलादीन का चिराग है जो मैं चोरों का पता लगा लूंगा। खैर मुझे क्या,
राज्य की ओर से जिन जिन चोरों की खोज के लिए मुझे जो सुख सुविधा धन सुविधा मिल रही है, क्यों ना मैं उन्हें मौज उड़ाऊं। फिर चोरों की खोज के लिए प्रतिदिन राजा की ओर से मिलने वाले धन से वो खूब मौज उड़ाने लगा। वाह 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 वाह, क्या नाचती है चमेली जान, बस दिल निकाल देती है। और बाकीलाल ने खुश होकर उसे एक हार इनाम में दिया। हम तुम्हारे नाच से बहुत खुश हुए, ये हार हम तुम्हें उपहार स्वरूप देते हैं। असली मोतियों का है, बहुत कीमती होगा। अपने बाप का क्या है, चोरों को पकड़ने के लिए जो धन मिल रहा है उसी से खरीदा है। बाकीलाल को बचपन में की गई शरारत के कारण शिव का ऐसा शाप मिला था कि जब भी वो किसी का बुरा करने की कोशिश करेगा उस आदमी को हानि के बजाय लाभ होगा, और इसी चक्कर में बाकीलाल को भी थोड़ा सा लाभ हो जाएगा। बाकीलाल के संबंध में शुरू से जानने के लिए पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स बाकीलाल का कमाल और कर बुरा हो भला अवश्य पढ़ें। इसी तरह मौज उड़ाते बहुत दिन हो गए, तो एक दिन बाकीलाल ने सोचा, अरे मौज मस्ती करते बहुत दिन हो गए, अब यहाँ से 9-2-11 हो ले बेटा बाकीलाल, नहीं तो राजा विक्रम सिंह किसी दिन अब तक का सब खाया पिया निकाल देंगे। और ये सोचते ही एक दिन बाकीलाल घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग निकला। जब वो नगर से बाहर बड़ी एक पुरानी इमारत के सामने से गुजर रहा था, तो इमारत के अंदर से आती आवाज सुनकर वो चौंक पड़ा। देखो रामू, मेरे पास 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं, उनमें से 1500 स्वर्ण मुद्राएं मैं तुमको देता हूँ। वास्तव में उस पुरानी इमारत में एक पाठशाला थी जिसमें अध्यापक बच्चों को गणित समझा रहे थे, और ये 350 स्वर्ण मुद्राएं कालू को दे दी। बाकी ये मेरे पास 98,150 स्वर्ण मुद्राएं फिर भी बची है ना। जबकि पाठशाला के बाहर खड़े बाकीलाल की आंखें एक नई शरारत के साथ चमक रही थी। हे भगवान, इस टूटी फूटी इमारत में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, मैं आज ही इस इमारत में झाड़ू फेर दूंगा। फिर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं के हाथ तकते ही मैं किसी दूसरे राज्य में जाकर ऐश्वर्य से रहूंगा। मन में ये विचार लिए बाकीलाल एक बार फिर आगे की ओर चल पड़ा। उस रात नगर के प्रत्येक स्थान पर सैनिक पूरी सतर्कता से पहरा दे रहे थे, लेकिन उन सैनिकों की नजर से अपने आप को बचाते हुए दोनों चोर चंपत और संपत सेठ जुगनू अड़तिये की दुकान की ओर बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वे दोनों सेठ जुगनू अड़तिये की दुकान पर छत से नकब काट कर उनकी दुकान के माल को साफ करने में लगे हुए थे। वाह भाई संपत, आज तो हमारी आशा से अधिक संपत्ति हमारे हाथ लगी है। हाँ भाई चंपत, अगर हम इस माल को लेकर चंपत हो जाने में सफल हो गए तो ये हमारे जीवन की सबसे बढ़िया जोड़ी होगी, हमें मालामाल कर देगी, और फिर हम कभी चोरी नहीं करेंगे। फिर जैसे ही वो दोनों चोरी के माल के साथ साथ छत पर पहुंचे, तभी एक सैनिक की नजर उन पर पड़ी। दरोगा जी, वो सामने छत पर देखिए, वो दोनों कौन हैं? अगले ही पल जब दोनों ने उन सैनिकों को देखा तो, चंपत भाई, खतरा, भागो, ए खबरदार, कौन हो तुम, नीचे उतरकर यहाँ आओ। दोनों बगल वाली छत पर कूदते हुए भाग निकले। जब तक सैनिक छत पर पहुंचे, चोर एक छत से दूसरी छत पर फांदते हुए जल्दी उनकी नजरों से ओझल हो चुके थे। उफ, पता नहीं कमबख्त कहाँ भाग निकले। हाँ दरोगा जी, अगर वे दोनों चोर हमारे हाथ लग जाते तो राजा की ओर से हमें अच्छा खासा इनाम मिलता। और अभी दरोगा नेकचंद और सैनिक उन चोरों को निकल भागने पर अफसोस कर रहे थे, तभी नेकचंद, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ओह महामंत्री धर्म सिंह जी, यहाँ इस समय? वो हम लोग नगर के उन्हीं मशहूर चोरों का पीछा कर रहे थे, लेकिन अफसोस वो हम लोगों को धोखा देकर निकल भागने में सफल हो गए हैं। क्या, तो तुम लोगों ने उन चोरों को देखा है? जी हाँ हुजूर, वो दोनों चोर अभी अभी इस ओर भागे हैं। हूँ, ठीक है नेकचंद, तुम लोग मेरे साथ उस ओर चलो जिधर वो चोर भागे हैं। हमें चूंकि पहली बार उनका कोई सुराग मिला है, अतः हमें आसानी से हार मानकर उनका पीछा नहीं छोड़ देना चाहिए। जी हजूर। फिर स्वयं महामंत्री नेकचंद और सैनिकों के साथ चोरों की खोज में निकल पड़ा। इधर बाकीलाल आधी रात नगर के बाहर वीरान में बनी पाठशाला को उस टूटी फूटी इमारत के सामने पहुंचा। हो, तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने के लिए अब मुझे इस इमारत में प्रवेश करना पड़ेगा। एक बार स्वर्ण मुद्राएं मेरे हाथ लग जाए तो
दरवाजा तो इस इमारत का कोई खास मजबूत मालूम नहीं पड़ता, थोड़े से ही यत्न से खुल जाना चाहिए। खैर देखता हूँ। दरवाजे के पास पहुंचकर बाकीलाल ने जैसे ही दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला तो अरे, ये तो पहले से ही खुला लगता है कुदरत भी इस चोरी में मेरी सहायता कर रही है। अब शीघ्र ही मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का स्वामी होऊंगा। हे। इमारत के अंदर पहुंचकर आखिर वो कौन सा कमरा हो सकता है जहां वे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं होंगी। तभी अरे, उस सामने वाले कमरे के दरवाजे की झिल्ली से रोशनी आ रही है। मुझे देखना चाहिए कहीं इमारत के स्वामी जाग तो नहीं रहे हैं। फिर दरवाजे के झिल्ली से कमरे का दृश्य देखते ही बाकीलाल बुरी तरह चौंक पड़ा। हे भगवान, यहाँ तो सोने के आभूषणों का भंडार है। और शायद उसके चौंकने के कारण ही दरवाजे पर हल्का सा दबाव पड़ा तो दरवाजा खुल गया। कौन है? हे भगवान, खतरा! भागो बेटा बाकीलाल, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और अंदर चोरी के माल का बंटवारा करते चंपत और संपत बाकीलाल को देखकर घबरा गए। तभी अरे, ये तो भाग रहा है चंपत भाई। हो ना हो ये कोई मुसाफिर था या फिर हमारी ही बिरादरी का था। हाँ, लगता तो यही है, लेकिन अब इसके इस तरह से भाग निकलने से हमें खतरा हो सकता है। इसे रोको। अगले ही पल, ए रुको, खबरदार, भागने की कोशिश मत करो वरना मारे जाओगे। लेकिन जब बाकीलाल ने उनकी धमकी की परवाह नहीं की तब संपत ने अपने कपड़ों में छुपा खंजर निकाला। बचकर कहाँ जाएगा बच्चू, अभी देखता हूँ तुझे। और अगले ही पल संपत ने खंजर फेंक मारा। आई! दरवाजे से बाहर निकलकर घायल बाकीलाल ने उस मुख्य दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा दी। हाय बेटा बाकीलाल, जब तक इस इमारत के स्वामी किसी अन्य रास्ते या तरीके से बाहर निकले, जान बचानी है तो भाग ले यहाँ से, नहीं तो चोरी के अपराध में पकड़ा जाएगा। फिर बाकीलाल निकट ही खड़े अपने घोड़े की तरफ बढ़ा ही था कि तभी चोरों की तलाश में निकला महामंत्री वहां आ पहुंचा और बाकीलाल को देखकर चौंक पड़ा। अरे बाकीलाल, तुम और यहाँ इस समय? बुरे फंसे बेटा बाकीलाल, जबकि महामंत्री यहाँ पहुंच ही गया है तो शीघ्र ही तेरी चोरी वाली योजना की पोल भी खुलने वाली है और तुझे लाख स्वर्ण मुद्राएं नहीं बल्कि कारागार की चक्की आटा पीसने को मिलेगी। क्या बात है बाकी? अरे, तुम्हारे कंधे में खंजर, खून! तुम्हारा यह हाल किसने और क्यों किया? वो इमारत! अपनी चोरी की पोल खोलते देख भय से बाकीलाल की आंखों के सामने अंधेरा छाता गया। और अगले ही पल अरे, ये तो बेहोश हो गया। नेकचंद अभी बाकीलाल जी इस इमारत के बारे में कुछ संकेत करते हुए शायद कुछ बताना चाहते थे, लेकिन बीच में ही बेहोश हो गए। तुम इस इमारत में प्रवेश कर यह जानने की कोशिश करो कि बाकीलाल आखिर हमसे कहना क्या चाहते थे। जी हजूर, जहाँ की पाठशाला की इमारत के अंदर। उफ, कम वक्त हमारे खंजर से घायल तो हो गया, लेकिन जाते जाते हमारे लिए एक मुसीबत पैदा कर गया। दरवाजा बाहर से बंद कर गया। खड़ खड़ खड़। अब क्या होगा? भाई चंपत, तू जल्दी से अंदर से सारी संपत्ति उठा ला, तब तक मैं इस दरवाजे को तोड़ने का यत्न करता हूँ। हाँ भाई संपत, अब हमारे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चंपत हो जाना ही ठीक है, क्योंकि मुझे वो घायल खतरे का अवतार मालूम होता है। फिर चंपत अंदर कमरे में पड़ा चोरी का माल लेने चला गया और संपत अपने कंधों के जोर से दरवाजा तोड़ने का यत्न करने लगा। धाड़ धाड़ और बाहर। अरे ये क्या, लगता है अंदर से कोई दरवाजा को तोड़ने का यत्न कर रहा है, लेकिन रात को इस समय भला कौन हो सकता है? धाड़। फिर दरोगा नेकचंद के आदेश पर जब एक सैनिक ने दरवाजे पर लगी कुंडी खोली तो अरे मैं मरा, भड़ाक! अरे, ये तो उन्हीं दोनों में से एक मालूम होता है जिसकी तलाश में हम दोनों भटक रहे हैं। क्यों, तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? संपत बेटा, अब तेरा यहाँ से चंपत हो लेने में ही भलाई है। फिर संपत ने जैसे ही भागने की कोशिश की तो सैनिकों ने उसे पकड़ दिया। भागकर कहाँ जाओगे बच्चू? उफ, अब तो फंस गया मैं चक्कर में हूँ। तो तुम चोर हो, लेकिन तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? जी जी, वो तभी हुजूर, वो देखिए उसका दूसरा साथी, पकड़ लो इसे भी। नेकचंद, इन थैलों की तलाशी लो। फिर जब उन थैलों को खोलकर देखा गया तो हमारा संदेह ठीक निकला। तुम दोनों वही चोर हो जिसके कारण आजकल नगर की प्रजा और राजा की रातों की नींद उड़ी हुई है।
मेरे ख्याल से तुम दोनों ने ही हमारे बाकीलाल जी को घायल किया है, जो अभी तक बेहोश पड़े हैं। क्यों? जी जी हजूर। सैनिकों, ले चलो इन दोनों को, कल सुबह इनको महाराज के सामने पेश किया जाएगा। और नेक जन, तुम तुरंत बाकीलाल जी को उठाकर महल में पहुंचवाओ। इनकी तुरंत राजवैद्य से चिकित्सा करवानी है। जी हजूर। फिर 2 दिन बाद जब बाकीलाल को होश आया, आह, ओह शुक्र है बाकीलाल को, भगवान का, बाकीलाल को होश आ गया। क्या हो लेकिन मुझे क्या हुआ था? और राजवैद्य जी आप? अचानक बोलते बोलते बाकीलाल के दिमाग में एक झटका सा लगा और अगले ही पल होश खोने से पहले का दृश्य उसके मानस पटल पर घूमने लगा। तभी क्या सोचने लगे बाकीलाल? महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं चोरी, इसमें क्षमा मांगने की क्या हो सकता है बाकीलाल? बेशक तुम चोरों को अपने हाथों से गिरफ्तार नहीं कर सके, लेकिन तुम्हारी ही प्रयत्नों से महामंत्री उन चोरों को पकड़ने में सफल हुए। वाकई बाकीलाल, हम मानते हैं कि तुम असाधारण विद्वान ही नहीं बल्कि एक बहादुर इंसान हो। उन चोरों के लिए तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी। भाई वाह, जवाब नहीं तुम्हारी कर्तव्य परायणता का। और राजा की पूरी बात सुनने के बाद ही बाकीलाल के मस्तिष्क में एक धमाका हुआ। वाह, अरे चोर सचमुच ही पकड़े गए। मैं तो ये जानकर घबरा रहा था कि चोरी के माल के साथ ही मुझे ही चोर समझकर पकड़ लिया जाएगा। अरे जब ऊपर वाला मुझे छप्पर फाड़ कर दे रहा है तो मुझे लेने में क्या हर्ज है? बेटा बाकीलाल, चुपचाप झोली भरते रहो। क्या बात है बाकीलाल, इस समय तुम्हें ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है? जी को महाराज, कोई खास नहीं। बाकीलाल जी, आप तनिक भी चिंता ना करें। मैंने अपने घर से संजीवनी सुधा रस मंगवाया है, जिसकी 4 बूंद पीते ही आपका घाव न केवल भर जाएगा बल्कि आपकी कमजोरी भी जाती रहेगी। हाँ वैद्य जी, बाकीलाल जी को कल तक पूर्ण स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि कल नगर के कुछ व्यापारियों ने इन्हें सम्मानित करने के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन किया है। ऐसा ही होगा महामंत्री जी। और दूसरे दिन बाकीलाल पूरी तरह स्वस्थ राज दरबार में ही नगर के व्यापारियों द्वारा आयोजित समारोह में बैठा था। सजनों, मैं महामंत्री धर्म सिंह विशालगढ़ राज्य तथा नगर के प्रतिष्ठित व्यापारियों की ओर से बाकीलाल जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर न केवल व्यापारियों का चोरी गया धन वापस दिलवाया है, बल्कि इन्हीं के प्रयत्नों से चोर पकड़े गए हैं। अतः मैं राज्य की ओर से बाकीलाल जी को 100, 101 और नगर व्यवसायियों की तरफ से 501 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप भेंट करता हूँ। बाकीलाल जी मंच पर आकर उपहार ग्रहण करें। उपहार लेते समय बाकीलाल सोच रहा था, कमबख्त, इस राजा से तो ये नगर सेठ ही अच्छे हैं जो मुझे 501 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दे रहे हैं। वाह बेटा बाकीलाल, वाकई तू तो मुकद्दर का धनी है। बाकीलाल की जय। और ये समारोह पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ था कि तभी महाराज की जय हो। शीतलगढ़ का विशेष राजदूत आपके दरबार में पेश होने की इजाज़त चाहता है। राजदूत को सम्मान के साथ यहाँ लाया जाए। फिर महाराज की जय हो। कहो राजदूत, कैसे आना हुआ? महाराज, हमारे महाराज विजेंद्र सिंह ने आपसे अनुरोध किया है कि आप कुछ दिनों के लिए अपने राज अतिथि बाकीलाल जी को मेरे साथ भेज दें, क्योंकि इस समय हमें बाकीलाल जी की मदद की आवश्यकता है। बाकीलाल की मदद की आवश्यकता? राजदूत, तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। महाराज, हमारी राजकुमारी सफललता को 10 सींगों वाला एक राक्षस उठाकर ले गया है। बहुत यत्न करने के बाद भी हम उस राक्षस का पता लगाने में असफल रहे हैं, लेकिन हमारे महाराज को पूरा यकीन है कि बाकीलाल जी अवश्य ही राजकुमारी जी को राक्षस की कैद से मुक्त कराने में सफल होंगे। ओह बेटा बाकीलाल, फिर एक नई मुसीबत। लगता है तेरी किस्मत में मुसीबत ही मुसीबत है। उन दिनों बाकीलाल विशालगढ़ ही नहीं, आसपास के सारे राज्यों में लोकप्रिय था। ये जानने के लिए पूर्व प्रकाशित राजकोष के लुटेरे कॉमिक्स अवश्य पढ़ें। अवश्य राजदूत, हमें अपने मित्र के किसी काम आने पर बेहद खुशी होगी। और बाकीलाल, हमें विश्वास है कि तुम हमारी जवान की इज्जत रखते हुए शीतलगढ़ अवश्य जाओगे। जी जी जी। मैं उससे पहले कि बाकीलाल कुछ कहता तभी महाराज, बाकीलाल जी और आपकी बात काट दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों बाकीलाल जी? जी जी हाँ महाराज।
हमने तुमसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी बाकेलाल। हूँ, कमबख्त मुझे मौत के मुंह में धकेल कर कैसे खुश रह रहे हैं सब। बाकेलाल की जय, बाकेलाल की जय। महाराज, मैं शीतलगढ़ जाऊंगा अवश्य, लेकिन राजदूत के साथ नहीं, अकेला जाऊंगा, और वो भी आज नहीं कल जाऊंगा। जैसे तुम्हारी इच्छा। फिर शीतलगढ़ का राजदूत उसी दिन वापस लौट गया और बाकेलाल दूसरे दिन पूरी तैयारी के साथ शीतलगढ़ की ओर चल पड़ा। ईश्वर तुम्हें हर बार की तरह इस बार भी सफलता प्रदान करे। फिर लगातार यात्रा करने के बाद बाकेलाल जब एक घने जंगल से गुजर रहा था, वह इतनी बढ़िया सुगंध, भला ये किस चीज की सुगंध हो सकती है। कुछ देर आगे बढ़ने पर, वाह अद्भुत, इतनी सुंदर हिरनी और हिरन, अगर मैं इन्हें मार दूं तो इनकी खाल भी मुझे अच्छी कीमत मिल सकती है। मन में ये विचार आते ही बाकेलाल ने घोड़े की पीठ पर लटक रही दोनों तलवारें निकाली। जो अगर मैंने एक साथ आक्रमण करके इन दोनों को ना मार सका तो हो सकता है इनमें से एक भाग निकले। और दबे अंदाज में निकट ही घास चर रहे हिरन और हिरनी की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय हिरनी और हिरन पर घात लगाए बैठे एक शेर ने छलांग लगाई। गुर्र! अरे बाप रे! भयभीत बाकेलाल पलटा और खचाक! अरे! फिर धन्यवाद मित्र, तुमने मेरे और मेरे हिरनी के जीवन की रक्षा की। अतः बदले में मैं तुम्हें यह कस्तूरी देता हूँ, जिसकी सुगंध के आगे सब सुगंधें छिप जाती है। आए! इतना कहकर हिरन ने अपने नाभि में लगी कस्तूरी अपने मुंह से निकालकर बाकेलाल के सामने डाल दी। फिर शीतलगढ़ पहुंचने पर बाकेलाल का राजा द्वारा भव्य स्वागत हुआ। आओ आओ बाकेलाल जी, आपके आ जाने पर मेरा खोया हुआ विश्वास पुनः लौट आया है। मुझे विश्वास है कि अब 10 सींगों वाले राक्षस से मेरी बेटी को अवश्य ही मुक्त करा लाएंगे। मूर्ख, मुझे क्या पड़ी है कि मैं और तेरी बेटी के लिए अपनी जान मुसीबत में डालूं। जी हाँ महाराज, आपके विश्वास को ठेस न लगे इसका मैं पूरा ख्याल रखूंगा। और फिर उस रात को उसे 36 प्रकार का स्वादिष्ट भोजन कराया गया। वाह क्या नीति है! बलि के बकरे को खिला पिलाकर मस्त कराया जा रहा है, लेकिन मेरा नाम भी बाकेलाल है। निपट लूंगा इस राजा के बच्चे से भी। और दूसरे दिन दरबार में, बाकेलाल जी, उस राक्षस की खोज में आपको जिस तरह की आवश्यकता हो हमें बताएं। महाराज, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि वो राक्षस राजकुमारी जी को उठाकर किस दिशा में ले गया है। उत्तर दिशा में, जंगल की ओर। हूँ, ठीक है महाराज, आप मेरे साथ 5 सैनिक भेज दें। मैं अभी राजकुमारी जी की खोज में जाना चाहता हूँ। फिर 5 सैनिकों के साथ बाकेलाल राजकुमारी सफलता की खोज में उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। हे भगवान, सब कुछ हो, लेकिन मेरा सामना उस 10 सिंगों वाले राक्षस से ना हो। फिर भी मैं कुछ दिनों की तलाश के नाटक के बाद यहाँ के राजा से क्षमा मांगकर अपनी जान बचा लूंगा। और बाकेलाल अपने 5 सैनिक साथियों के साथ जंगल में कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तभी हा 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 हा, अगले पल हा 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 हा, मानो आज तो भोजन खुद चलकर मेरे पास आया है। उफ, आज तो मारे गए 10 सिंगों वाला राक्षस। देखते ही देखते किट किट, उफ, राक्षस एक एक करके 5 सैनिकों को खा गया और अंत में हा हा हा, मुझे छोड़ दीजिए राक्षस राज, मैं आपके बहुत काम आऊंगा। बस एक बार आप मेरी जान बख्श दीजिए। तुम एक अदने से इंसान मेरे किस काम आओगे। आह हा 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 हा। जी राक्षस राज, मैं आपके भोजन के लिए प्रतिदिन 5 ऐसे ही हट्टे कट्टे सैनिक यहीं पहुंचा सकता हूँ। हा 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 हा। तुच्छ मानव, तू मुझे मूर्ख समझता है। मैं तेरी बात का कदापि भरोसा नहीं कर सकता। राक्षस राज, मैं भगवान शिव की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं प्रतिदिन 5 सैनिकों को आपकी सेवा में हाजिर किया करूंगा। बाकेलाल की बात सुनकर राक्षस सोचने लगा, अगर ये अपने कथा अनुसार प्रतिदिन 5 मनुष्य को यही ले आया तो मुझे अपने भोजन की तलाश में भटकना ना पड़े। और चूंकि मेरा पेट भी भर चुका है तो क्यों ना मैं इसकी बात मानकर इसे छोड़ दूं। यह सोचकर, ठीक है मनुष्य, मैं तेरी इस बात पर यकीन किए लेता हूँ, लेकिन याद रख, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना राक्षस राज, मैं आपको धोखा देने का कभी प्रयत्न नहीं करूंगा।
इस तरह 10 सींगों वाले राक्षस ने अपनी जान बचाकर बाकेलाल जब वापस राजमहल पहुंचा तो, आओ बाकेलाल, हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमें तुम्हारे साथ वे 5 सैनिक दिखाई नहीं दे रहे जो तुम्हारे साथ गए थे। क्या सैनिक अभी तक वापस नहीं लौटे? बाकेलाल ने चौंकने का शानदार अभिनय किया। तुम इस तरह चौंक क्यों गए बाकेलाल? 5 सैनिक तो तुम्हारे साथ ही थे, फिर वे तुम्हारे साथ लौटे नहीं, तो इसका कारण भी तो तुम्हें तुम्हें ही मालूम होगा ना। जी महाराज, दरअसल हमारे जंगल में प्रवेश करते ही एकाएक जोरों की आंधी चली, फिर वे 5 सैनिक मुझसे बिछड़ गए और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचने में सफल हो पाया हूँ। ओह, पता नहीं वे सैनिक रास्ता भटक गए हैं या किसी मुसीबत में फंस गए। खैर बाकेलाल, तुम भोजन करके विश्राम करो, बाकी कल देखा जाएगा। दूसरे दिन रात दरबार में, सैनिक, हमारे 5 सैनिक वापस लौटे या नहीं? कल बाकेलाल जी के साथ गए थे। जी नहीं महाराज। मूर्ख राजा, तुम्हारे 5 सैनिक अब उस दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां से आज तक कोई नहीं लौटा, और मैं धीरे धीरे तेरी सारी सेना भी वहीं पहुंचा दूंगा। हा 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 हा। बड़ा आया था मुझे मौत के मुंह में धकेलने वाला। ओह, बाकेलाल, तुम्हारा आज का क्या कार्यक्रम है? महाराज, मैं आज आज भी उस 10 सिंगों वाले राक्षस की तलाश में जाऊंगा, किंतु आज हम सिर्फ 6 लोग जाएंगे, यानी एक मैं और मेरे साथ 5 बहादुर सैनिक। सेनापति, तुम सेना के 5 बहादुर सैनिक बाकेलाल के साथ भेज दो। जी महाराज। फिर बाकेलाल 5 सैनिकों के साथ उत्तर दिशा में चल पड़ा। काश इन्हें पता होता कि राजकुमारी की खोज में नहीं, मौत के मुंह में जा रहे हैं। फिर बाकेलाल सैनिक सहित जब राक्षस द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा तो, अरे, जंगल में इतना सुंदर महल! भला यह महल किसका हो सकता है? आओ देखे इसमें कौन रहता है। राजकुमारी, ये मेरा प्राणों प्रिय तोता है। कोई इसकी तरफ टेढ़ी नजर से भी देखेगा तो मैं इसकी बोटी बोटी चबा जाऊंगा। और राजकुमारी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन अरे, ये क्या मानव गंध! देखे कौन आया है मौत के मुंह में। अगले ही पल 10 सींगों वाला राक्षस। हा 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 हा। मानो मैं तुमसे खुश हुआ, वाकई तुमने मेरे लिए उत्तम भोजन का प्रबंध किया है। ही राक्षस राज, मैं तो आपको हमेशा ऐसे ही सेवा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। आपका भोजन हाजिर है, भोजन कीजिए। ओह, धोखा! क्या धोखा? नहीं मानो, मैं इन्हें नहीं खाऊंगा, बल्कि मुझे अपने देवता सुम्बा शैतान को प्रसन्न करने के लिए ऐसे ही 101 मनुष्य की आवश्यकता है, ताकि मेरा देवता प्रसन्न होकर मुझे साधारण मानव सा आकार वो इस राजकुमारी के अनुरूप सुंदर रूप दे, ताकि मैं इससे विवाह कर सकूं। अतः मानो अब तुम्हें मेरे लिए कल तक 100 मनुष्य को यहाँ पर लाना है, समझे? 100 किंतु परंतु कुछ नहीं, कल तक तुम्हें 100 मानो यहाँ पहुँचाने हैं, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। जी राक्षसराज। बाकेलाल जाने के लिए बढ़ा, किंतु तभी, धूर्त बाकेलाल, विश्वासघाती, तुमने हमारे महाराज के साथ और हमारे साथ विश्वासघात किया है। ईश्वर उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। नीच, तू मेरे पिताजी के साथ विश्वासघात कर रहा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राजकुमारी, इससे पहले मेरे लिए 100 मनुष्य की व्यवस्था कर देने दो, ताकि मैं सुंदर मानव जैसा हो जाऊं। फिर यदि तुम कहोगी तो मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगा। मैं थूकती हूँ तुम पर और इस कमीने इंसान पर। थू। फिर वापस राजमहल लौटते ही बाकेलाल सोच रहा था, बेटा बाकेलाल, राजकुमारी सफलता की जिंदगी तेरी मौत का पैगाम है, क्योंकि यदि राजकुमारी कभी राक्षस की कैद से भाग निकलने में सफल हो गई, फिर राक्षस राजकुमारी से विवाह करने में सफल हो गया, तो राजकुमारी राजा को तेरी मक्कारी की कहानी सुना देगी और तब तेरे गले में होगी फांसी का फंदा। बस बेटा बाकेलाल, यह समझ ले कि राजकुमारी का जीवन तेरी मौत है और राजकुमारी की मौत तेरा जीवन। जल्दी से किसी तरह राक्षस के हाथों राजकुमारी को ठिकाने लगा और फूट ले यहाँ से, जान बची तो लाखों पाए। लेकिन राजकुमारी की मौत उस राक्षस के रहते नहीं हो सकती। अरे, यदि मैं उस तोते को चुपके से मार दूं तो राक्षस समझेगा राजकुमारी ने मारा है और ये फिर राजकुमारी को मार देगा। अरे वाह, ये मारा पापड़ वाले को! ये सोचते ही वो खुशी से उछल पड़ा। फिर राजमहल पहुंचते ही, ये क्या बाकेलाल, आज भी तुम अकेले ही वापस आए? हमारे वे 5 सैनिक कहाँ थे? हमारे पास 5 सैनिक कहाँ हैं
जो तुम्हारे साथ गए थे। महाराज, आप उन सैनिकों की जरा भी चिंता ना करें, उन्हें मैं 10 सिंगों वाले राक्षस की निगरानी में लगा आया हूँ। क्या? तो तुमने उस राक्षस को ढूंढ लिया? शाबाश, लेकिन हमारी बेटी तो सुरक्षित है ना? जी महाराज, राजकुमारी जी ठीक है। उम्मीद है कि कल तक मैं उन्हें उस राक्षस के चुंगल से मुक्त कराकर यहाँ लाने में सफल होऊंगा। हाँ, मुझे कल 100 वीर और साहसी सैनिकों की मदद की आवश्यकता है। ठीक है बाकेलाल, हम 100 सैनिक तुम्हारे साथ भेज देंगे। लेकिन बाकेलाल जी, अभी 100 सैनिक के साथ कल मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये तो बहुत ही अच्छा है मूर्ख सेनापति। यदि तू स्वयं ही मौत के मुंह में जाना चाहता है तो मैं क्या करूं? दूसरे दिन, बाकेलाल जी, यही है 10 सिंहों वाले राक्षस का महल। आप लोग यहीं रुककर मेरे अगले अगले किसी आदेश या इशारे का इंतजार करें। मैं अंदर जाकर स्थिति को देखता हूँ। यदि मैं राक्षस के महल में चुपके से घुसकर उसके प्राणों प्रिय तोते को मार डालूं तो वो राजकुमारी को मार देगा, लेकिन मेरे भीतर घुसते ही उसे मेरी गंध का पता चल जाएगा। तभी उसे अपने पास रखी कस्तूरी का ध्यान आया तो उसकी आंखें चमकने लगी। वाह, बन गया काम। मित्र, ये कस्तूरी है। इसकी महक के सामने प्रत्येक महक या गंध छिप जाती है। फिर उसने अपनी जेब से कस्तूरी निकाली और महल में चला गया। अंदर पहुंचकर, वाह, सामने ही वो कमरा है जिसमें राक्षस का प्राणप्रिय तोता है। ईश्वर, मेरी मदद करो। बाकेलाल सामने वाले कमरे की ओर बढ़ा और उसी महल के अन्य कमरे में, अरे ये तो कस्तूरी की सुगंध है। लगता है कोई हिरन मेरे महल में प्रवेश कर गया है। हाँ तो राजकुमारी, बोल, तू मेरे साथ विवाह करने को तैयार है या नहीं? कदापि नहीं, मैं थूकती हूँ तुम पर। क्या तेरी ये मजाल? मन तो करता है तुझे अभी इसी वक्त कच्चा चबा जाऊं। कहने के साथ ही राक्षस भयानक अंदाज में राजकुमारी सुपर्णता की ओर बढ़ा। उधर बाकेला ने पिंजरा खोलकर तोते को कसकर पकड़ा। उफ, ये क्या? ऐसा लगता है किसी ने मेरी कमर कसकर पकड़ी है। लगता है कोई मेरे प्रिय तोते तक पहुंचने में सफल हो गया है। राक्षस ने बाहर की ओर भागना चाहा, लेकिन भाग नहीं सका। यह रहस्य कोई नहीं जानता था कि उस तोते में राक्षस के प्राण छिपे हैं। ठीक उसी समय बाकेलान ने तोते की एक टांग तोड़ दी। आई, तोते की टांग टूटते ही राक्षस की भी टांग टूट गई। फिर किसी तरह जमीन पर घसीटता राक्षस बाकेलाल के पास पहुंचा। दुष्ट मानव, ये तू क्या कर रहा है? फौरन इस तोते को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। ओह बेटा बाकेलाल, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। ये राक्षस तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और मारे भय के बाकेलाल लहराया और अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके नीचे दबकर तोता मर गया। तोते के मरते ही राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए, क्योंकि उसी तोते में राक्षस के प्राण थे। अरे ये राक्षस तो मर चुका है। लगता है राक्षस को मारने के चक्कर में बाकेलाल जी बेहोश हो गए हैं। तो इसका मतलब अब तक मैं इस युवक को बेकार में ही गलत समझती रही। इसने तो वाकई इस राक्षस को मारकर कमाल कर दिया। बाकेलाल को उठाकर शीतलगढ़ के महल में लाया गया। दूसरे दिन राजा विजेंद्र सिंह ने बाकेलाल को 500 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देकर सम्मानित सहित विदा किया। अरे वाह, इतने बड़े राक्षस को मारकर राजकुमारी को छुड़ाने का पुरस्कार बस 500 स्वर्ण मुद्राएं? इतने बड़े काम के लिए तो राजा को इस राजकुमारी से मेरा विवाह कर देना चाहिए था। चल बेटा बाकेलाल, लोग तुझे मुकद्दर का धनी कहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो तू ही जानता है। दूसरे को करोड़ों का लाभ होता है तो तुझे ढेला मिलता है। ओ ऊपर वाले, आखिर कब तक धनवान बनाने के चक्कर में यूं ही भटकता रहूंगा। इसी के साथ ये कॉमिक्स समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।